Types of transfer for critically ill patients. We'll start first with the land transfer. Land transfer से पहले आपको ये Boyle's law बताया जा रहा है. First law, every object in a state of motion tends to remain in that state of motion unless an external force is applied. Second law है force is equal to mass into acceleration. और third law है for every action there is an equal and opposite reaction. Third law is extremely important because वो हमें ये बताता है कि जब आप एम्बुलेंस में ट्रैवल कर रहे हो तो we're doing the land transfer first, but this application of third law is also equally applied on the air travel. तो जब एम्बुलेंस चल रही है, व्हीकल चल रहा है और तो उसकी जो फोर्स है वो फॉरवर्ड है, एक्सेलरेशन की तरफ डायरेक्शन में जो दी हुई है, ठीक है. लेकिन जो इनर्शियल फोर्स है, क्योंकि थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो जो इनर्शियल फोर्स है वो उसकी ऑपोजिट है. अब बेसिकली जो इनर्शियल फोर्स है ये डिटरमिन कर रही है कि आपकी ब्लड और टिश्यूज़ किस तरफ मूव करते हैं. तो जब वो फॉरवर्डली जा रही होती है तो ब्लड एंड टिश्यूज़ पेशेंट की, क्योंकि वो सुपाइन लेटा हुआ है और हेड इज टुवर्ड्स द ड्राइवर्स हैंड, तो इनर्शियल फोर्स फीट की तरफ होती है, तो जो ब्लड है वो फीट की तरफ मूव करता है. तो ये सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन में इनर्शियल फोर्स होती है. तो जितने नॉन टेथर्ड ऑर्गन होते हैं और जिसमें ब्लड है, आपका टिश्यू है बल्कि ब्लड, तो नॉन टेथर्ड ऑर्गन और टिश्यूज़, तो इसमें स्पेशली जो ब्लड है वो टुवर्ड्स द पेशेंट्स फीट मूव करेगा. उससे होगा क्या, उसके इफेक्ट्स वो भी आपको पता लगेंगे. और ये एक्सेलरेशन के टाइम पे है, ये कांस्टेंट मोशन पे नहीं, एक्सेलरेशन के टाइम पे है. क्योंकि जो कांस्टेंट मोशन है उसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगता है और वो कहता है कि यूनिफॉर्म मोशन में दे टेंड टू रिमेन इन दैट मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सटर्नल फोर्स, यानी व्हीकल की स्पीड ज़्यादा हो रही है, ठीक है. जब डिसेलरेशन होती है यानी ब्रेक लगाई जाती है तो ऑपोजिट होता है. अब डिसेलरेशन की फोर्स टुवर्ड्स द पेशेंट फीट है क्योंकि ब्रेक लगाई गई है, और इनर्शियल फोर्स टुवर्ड्स द पेशेंट्स हेड है. और अब जितने भी नॉन टेथर्ड ऑर्गन या टिश्यूज हैं लाइक ब्लड, वो पेशेंट के हेड की तरफ मूव करेंगे. अब हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं. तो जब एक्सेलरेशन होती है तो ऑब्वियसली जो ब्लड है वो फीट की तरफ मूव करेगा, डिक्रीज वीनर रिटर्न होगी एंड हाइपोटेंशन होगी. नॉर्मली तो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स इस चीज़ को हमारा मिटिगेट कर देगा SVR बढ़ा के, लेकिन क्रिटिकल इलनेस में ये रिफ्लेक्स या तो रिड्यूस होता है, एब्सेंट हो जाता होता है. लाइक किसी पेशेंट को सेप्सिस है, पेशेंट को मल्टीपल मॉर्ड्स है, ARDS है, तो उनको आइनोट्रोपिक और वेजोप्रेसर्स की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी. रिमेंबर दिस. हाइपोटेंशन जो क्रिटिकली इल ट्रांसफ़र हो रहे हैं हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हो और वो हाइपोवोलेमिक भी होते हैं, तो मज़ीद प्रीलोड सेवरल फोल्ड गिर जाता है और आइनोट्रोपिक वेजोप्रेसर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. रिमेंबर दिस हैपन्स ड्यूरिंग एक्सेलरेशन. देयरफॉर डिसेलरेशन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा और वीनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब ब्लड सिफेलिक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वजह से कार्डिक इम्पेयरमेंट, वॉल्यूम ओवरलोड, पल्मोनरी एडीमा, कार्डिक फेलियर, एरिथमियास, ये सब कुछ हो सकता है. अब हम वापस एक्सेलरेशन पे हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा. न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में ये होगा कि ब्लड टर्ड से पेशेंट फीट जा रहा है और ब्रेन की तरफ कम जा रहा है, तो जो सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा क्योंकि वो होता है मैप माइनस ICP. अब मैप गिर रहा है, वन कैन आर्ग्यू कि ICP भी गिर रहा होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है ब्रेन में तो कंपनसेटरी जो बाकी टिश्यूज़ हैं वो कंपनसेट कर लेंगे इस चीज़ को. तो ICP को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन मैप को बाय ऑल मीन्स कम हो रहा होगा. तो यू नीड टू मेंटेन दैट यूजिंग अ वेजोप्रेसर और फ्लूइड्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो ऑन दी अदर हैंड जब डिसेलरेशन होती है तो जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है उस पर फ़र्क पड़ता है कि ICP इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम अब इंक्रीज़ हो रहा है, ब्लड इज मूविंग टुवर्ड्स द पेशेंट्स हेड. अब जिन पेशेंट का पहली रेज्ड ICP है उनको इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उनका सेरेब्रल परफ्यूजन गिर सकता है क्योंकि ICP बढ़ रहा है. सो ये कंसिड्रेशन आपको देनी है लाजमी. दूसरा डिसेलरेशन में आगे दो ऑर्गन्स हैं. नंबर 1 इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम. तो जो जब डिसेलरेशन होती है और जो ब्लड ऊपर मूव कर रहा है तो जो नॉन टेथर्ड ऑर्गन है जैसे स्टमक है, टेथर्ड है लेकिन उसके कुछ पार्ट फ्रीली हैंगिंग है, वो टुवर्ड्स द पेशेंट्स हेड मूव करता है जिससे एस्पिरेशन का रिस्क हो सकता है. इट एक्ट्स लाइक अ ग्रेविड यूट्रस फॉर अ लिटिल टाइम. और ट्रांस डायफ्रेगमेटिक प्रेशर भी, क्योंकि सारे विजराज ऊपर की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रख रहे हैं, होने लग पड़ते हैं, तो ट्रांस डायफ्रेगमेटिक प्रेशर बढ़ रहा होता है विजराज की वजह से, जिसकी वजह से कंप्लायंस कम हो जाती है
एल्वेलाई की, ठीक है। प्लेट्यू प्रेशर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, इट इज़ एक्टिंग लाइक व्हाट कैन यू से न्यूमोथोरेक्स, आई डोंट नो, या इट्स एक्टिंग लाइक एसआईटीज, लाइक अ ग्रेविड यूट्रस, वो सब चीज़ें। देयरफॉर आपको हायर प्रेशर्स चाहिए सेम टाइडल वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। ये डिसेलरेशन का इफेक्ट है। और मस्कुलोस्केलेटल में पेशेंट को अगर स्पाइनल फ्रैक्चर्स हैं, अनस्टेबल स्पाइनल फ्रैक्चर्स, तो डिसेलरेशन फोर्स ऊपर की तरफ मूव करती है, तो ये जो आपकी डिसेलरेशन है इससे एक्सियल लोडिंग होती है और डिस्प्लेस हो सकते हैं फ्रैक्चर्स। अब ये रूल्स आपके ऊपर भी अप्लाई होते हैं एज अ मेडिकल पर्सनल, इसीलिए एज अ मेडिकल पर्सनल आपने भी और आपके जो साथ स्टाफ है उसने भी बैठना है और सीट बेल्ट पहन लें। अब आपकी एक्सियल फोर्सेस डिफरेंट होंगी, एक्सेलरेशन डिसलेरेशन, क्योंकि आप सिटअप पोजीशन में हैं। तो व्हेन यू आर सिटअप पोजीशन में आप ऐसे बैठे हुए हैं, ये आपका हेड है, तो अब आपकी फोर्सेस इस तरह एक्सेलरेशन या डिसलेरेशन या एक्सेलरेशन की मूव करेंगी। तो आपके ऊपर सिफेलोकॉर्डल नहीं, एंट्रोपोस्टीरियर इफेक्ट्स होंगे, तो आपको लेस हैजर्ड्स हैं वर्सेस अ पेशेंट जो कि सुपाइन लेटा हुआ है, अब उसकी सिफेलोकॉर्डल डायरेक्शन होंगी। सो इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, और सुपाइन वाले लेटे हुए मरीज़ों पे जो ट्रांसफ़र होते हैं ज़्यादा आते हैं। सो अदर प्रॉब्लम्स, नॉइज़, तो जनरली जो नॉइज़ है इससे कम्युनिकेशन ख़राब हो जाती है। टेम्परेचर अगेन हाइपोथर्मिया हो सकता है, क्योंकि इतना अच्छा टेम्परेचर जितना आप आईसीयू में रेगुलेट कर रहे हैं वो एम्बुलेंस में नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम हाइपरथर्मिया भी हो सकता है बेस्ड ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है। तो अपने पेशेंट के टेम्परेचर को लाजमी 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 मॉनिटर करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्यूरेशन, अब अगर लॉन्ग जर्नीज है ना, तो आपकी उसकी वजह से प्रेशर एरियाज़ की प्रोटेक्शन ज़रूरी है, क्योंकि फिर पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा होगा। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप प्रेशर एरियाज़ को पैड करें, एंड रिमेंबर कोई भी इक्विपमेंट पेशेंट के ऊपर नहीं रखना। लॉट ऑफ टाइम ये होता है कि पेशेंट की मोनीटर ऊपर रखा गया होता है पाँव पे या कहीं, नेवर डू दैट, उससे प्रेशर अल्सर्स डेवलप हो जाएंगे। और एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ब्लड है वो प्रोलॉन्ग ट्रांसफर में पूल कर जाता है इनटू द डिपेंडेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। अब एक तरफ वो डिपेंडेंट एरियाज पे पूल कर, और वही डिपेंडेंट एरियाज पे प्रेशर जो है वो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, क्योंकि वो कांटेक्ट पे हैं विद द सरफेस। तो प्रेशर अल्सर्स की और टिश्यू मैसरेशन की बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपने अच्छी तरह पैडिंग कर देनी है, किसी भी स्पाइनल बोर्ड्स पे ट्रांसफ़र नहीं करना। 20 मिनट्स के अंदर अंदर अल्सर्स बन सकते हैं। इन पेशेंट्स को वेसोप्रेसर्स की अमूमन ज़रूरत होती है ट्रांसफ़र के दौरान, फॉर रीज़न जो मैंने ऊपर बता दिए हैं। तो वेसोप्रेसर्स की वजह से प्रेशर सोर्स बनना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो यू हैव टू, और अगर आपके लिए इसीलिए पॉसिबल है तो आपने वैक्यूम मैट्रेस का यूज़ करना है, और सॉफ्ट नीचे मैट्रेस दें अगर आपको वो नहीं भी अवेलेबल। आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, बट पे वेरी क्लोज अटेंशन, और अच्छी पैडिंग करें प्रेशर एरियाज़ पे, डिपेंडेंट एरियाज़ पे। तो ये था अबाउट द लैंड ट्रांसफ़र। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफ़र ऑफ physiological effects of air transfer. It's extremely important. Why? Because this is often asked, दोनों लैंड और एयर, और फिर इवेंचुअली वो आप ये भी पूछते हैं कि व्हाट योर हाउ आर यू गोइंग टू ट्रांसफ़र। तो वी विल कम बैक टू इट। जब आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का पता होगा तो आप ये बता सकते हैं कि आपने कैसे करना है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। जो एयर ट्रांसफ़र है वो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से भी हो सकता है, और इनका ये फ़ायदा होता है कि जो फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट हैं, जब वो अपने कैबिन को प्रेशराइज ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लाइक लेट्स से कि वो 10,000 की फीट के ऊपर चल रहे हैं, तो अपने कैबिन को प्रेशराइज कर सकते हैं जिस तरह के 6,000 फीट पे है वो। लेकिन जो प्रेशराइज्ड कैबिन होता है, जब कैबिन को आप इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देते हैं, फिर वो मैक्सिमम अचीवेबल हाइट कम हो जाती है एयरक्राफ्ट की। तो फिर वो 10,000 से ऊपर 20,000 तक नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसने कैबिन को 6 या 7,000 तक का प्रेशराइज किया। एंड विल सी कि प्रेशराइज हम क्यों करें, उसके फ़ायदे क्या हैं। ऑन द अदर हैंड जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो रिलेटिवली वे लोअर अल्टीट्यूड, लाइक 1500-2000 फीट पे चल रहे होते हैं, तो उनके इफ़ेक्ट्स रादर कम होंगे, विच विल रीड जो एयर प्रेशर रिलेटेड है। तो जो एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज़ अ सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटिटी जो एयर ट्रैवल में आपने कंसिडरेशन में रखनी होती है एज रिगार्ड्स इट्स इफेक्ट्स ऑन द ऑन ऑक्सीजन।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ही आप ऊपर जाते हैं नॉन लीनियर फैशन में गिरता है, यानी अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिरा है 0 फीट से सी लेवल से 1000 में, तो 2000 में वो उतना ही मज़ीद नहीं गिरेगा और ज़्यादा गिरेगा, ठीक है, फिर और ज़्यादा गिरेगा। तो आपकी FiO2 बेशक 21% अगर आपने रखी है तो 21% ही जा रही है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अब गिर गया हुआ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है, वो अप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज़ द फिजियोलॉजी। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गिरने की वजह से आपको एल्वियोलर प्रेशर ऑक्सीजन का फॉल करेगा और PO2 फॉल कर जाएगी। PO2 के फॉल करने की वजह से यू हैव टू यूज़ अ हायर फ्रैक्शनल ऑक्सीजन, आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, वरना हाइपोक्सिया होगा। आपको नहीं होगा, क्रिटिकली इल्ड पेशेंट को होगा। हाइपोक्सिया के इफेक्ट्स आपको पता है, टैकीब्रेडी, एरिथमियाज, हाइपोटेंशन, टेकिपनिया, बिहेवियरल चेंजेस, ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस। तो जो हम लोग हैं, जब तक 10,000 फीट में होते हैं इट्स ओके, हम पे हाइपोक्सिया नहीं होता, उससे ऊपर होता है लेकिन क्रिटिकल लिमिट्स इम्पॉर्टेंट। अब जो प्रेशर है, जब आप 10,000 फीट पे जाते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो आप अगर एल्वियोलर गैस इक्वेशन देखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इक्वेशन, आई एम होपफुल यू नो अबाउट दिस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपके एल्वियोलर लेवल पे इट्स इक्वल टू, आपने इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस, ये आप यूजुअली जो वेपर प्रेशर है इसको 47 लेते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले आपने इसको माइनस करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको अपने FiO2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि 0 पॉइंट, रूम में आ रहा है तो 0.21 है, और फिर जो आंसर आएगा उसमें आपने माइनस कर देना है PCO2 डिवाइडेड बाई रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जो कि यूजुअली 40 होता है। तो इस तरह अगर आप यूज़ करें तो सी लेवल पे ये 100 के करीब बन जाता है PO2, लेकिन अगर आप 10,000 फीट पे हैं तो ये सिर्फ 50 बन जाती है। तो सिग्निफिकेंट फॉल इन द PO2 जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके ज़्यादा होने से, उसके कम होने की वजह से, क्योंकि अल्टीट्यूड हाई है, सिग्निफिकेंट फॉल इन PO2 है, अनलेस कि आप या तो सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन दें, नंबर वन, नंबर टू आप कैबिन को प्रेशराइज करें। आपने देखा होगा कि अक्सर जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं जिसमें कोई एयर क्रैश ट्रैवल दिखता है, एयर क्रैश डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहला फैक्ट ये आता है कि जब प्लेन जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है, कि कैबिन जो होती हैं उनको डीप्रेशराइज कर दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि एयरक्राफ्ट को किसी तरह से ज़्यादा फ्लोट किया जाए और डिसेंट ना करे ज़्यादा। अब उसका नुकसान ये है, क्योंकि आप जब कैबिन को ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं ना, तो एल्टीट्यूड आप मैक्सिमम अचीव जो कर सकते हैं वो इतना नहीं रहता। जब आप वापस डीप्रेशराइज़ कर लेते हैं फिर आप ज़्यादा एल्टीट्यूड की तरफ मूव कर सकते हैं और एयरक्राफ्ट जो होता है वो फ्लोट करता है। तो दैट्स व्हाट यू वांट इन दैट सिचुएशन। तो यूं ही वो डीप्रेशराइज करता है, साथ ही पेशेंट्स को हिपोक्सिया कर ले, ये जो पैसेंजर्स होते हैं उनको हिपोक्सिया कर सकते हैं, साथ ही ऊपर से मास्क गिर जाते हैं ताकि हैंग हो जाते हैं, ताकि पहन लिया जाए, क्योंकि अब हाइपोक्सिया होगा, डीप्रेशराइज कर दिया गया कैबिन। तो आपने याद रखना है कि कैबिन प्रेशराइजेशन इसीलिए की जाती है ताकि ये हाइपोक्सिया ना हो। तो लेकिन जब आप 10,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पे हैं या इवन 10,000 फीट पे भी हैं, तो और कैबिन चाहे प्रेशराइज भी है, लेकिन आपने जो ट्रांसफर्ड पेशेंट है उसको या तो FiO2 देनी है या प्रेशराइज कर देना कैबिन। FiO2 बढ़ानी आपको इन एनी केस पड़ेगी बेस्ड ऑन द सिचुएशन। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट जिनको COPD है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, इनमें स्पेशली दिस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। देखो और भी लंग्स की पैथोलॉजी है। इससे आप पायलट से पहले डिस्कस भी कर सकते हैं कि कितने एल्टीट्यूड पे वो ट्रैवल करेगा, ताकि आप उसके रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन रखें या उससे रिक्वेस्ट करें कि यार इतना हायर एल्टीट्यूड शायद पेशेंट टॉलरेट ना करे, एज रिगार्ड्स PO2, तो अगर हम लोड साइड पर हैं या वो कितना कैबिन को प्रेशराइज करेगा। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका इफेक्ट PO2 के अलावा एक वॉल्यूम एक्सपेंशन के ऊपर भी है। वो किस तरह के, जो बॉयल्स लॉ है। और व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में है कि जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। देयरफॉर जब आपका प्रेशर कम हुआ एटमॉस्फेरिक, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बॉयल्स लॉ। अब क्या होगा कि जितनी भी एयर या गैस फिल्ड आपकी बॉडी कैविटीज़ हैं उनमें वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब वो क्या हो सकता है,
वो आपका न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। तो पेशेंट में अगर न्यूमोथोरैक्सेस हैं, जब वो छोटे भी हैं, उनको पहले ड्रेन कर देना है, चेस्ट ड्रेन डाल के, सो दैट वो एक्सपैंड ना करें। वो लाजमी एक्सपैंड करके टेंशन बन जाएंगे इन द एयरक्राफ्ट। सेकेंड, अगर पेशेंट को बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है या रिसेंट बाउल सर्जरी हुई है, एनास्टोमोसिस हुआ है, ये एक रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है बाय द वे ट्रैवल की, क्योंकि उनकी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी गट में, एनास्टोमोसिस की डिहिजेंस हो जाएगी। तो या तो आप उसमें एयर ट्रैवल में लोअर एल्टीट्यूड पे करें या फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट यूज़ करें और उसको हायर प्रेशर पे प्रेशराइज करते हैं ताकि मसला ना हो। यूस्टेशन ट्यूब्स की भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, और ये एज वी ऑल नो कि जब हम हायर हाइट्स के ऊपर चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, जैसे माउंटेन्स पे, तो ये हमें जो है वो एयर के अंदर उस प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन का इफेक्ट आता है यूस्टेशन ट्यूब के ऊपर। ये नॉर्मल लोगों को भी आता है, तो ये उनको भी आएगा। अगर किसी की मिडल एयर सर्जरी हुई है, अगेन प्रॉब्लम होगी। इसी तरह एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर कफ है, तो वो जो एयर है वो बढ़ने लग पड़ेगी, कफ प्रेशर बढ़ने लग पड़ेगा। तो इट्स बेटर यू यूज़ अ सेलाइन। या तो आप कफ प्रेशर मॉनिटर करते रहें या आप सेलाइन इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो इतना नहीं बढ़ेगा, वो गैस या एयर बढ़ रहा होता है, तो सेलाइन से उसको बढ़ते हैं। आपके स्टोमा बैग्स या आपके इन्फ्लेटेबल प्रेशर बैग्स भी अगर लगे हैं, सैंक्सटेकन ट्यूब्स हैं, उनके भी कफ्स हैं और उनमें भी प्रेशर बढ़ेगा, तो उनके भी आपने प्रेशर मॉनिटर करते रहने हैं। अगेन जब लोअर एल्टीट्यूड की तरफ प्लेन आएगा तो रिवर्स होगा, इनके प्रेशर्स डिक्रीज हो जाएंगे, तो ये भी याद रखना है। और अगर न्यूमोपेरिटोनियम है पेशेंट को, या न्यूमोसेफलस है, यानी एयर इन द इंट्राक्रैनियल एयर है, ये अगेन एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है ट्रैवल के रिलेटिव, क्योंकि इनमें भी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी और आईसीपी की वर्सनिंग होगी, इंट्रासेरेब्रल एयर ज़्यादा वर्सन हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी इसकी, और सेरेब्रल परफ्यूजन विल फॉल। तो दो इफेक्ट हो गए, एक इफेक्ट हो गया इसका PO2 के ऊपर, एक इफेक्ट हो गया वॉल्यूम एक्सपेंशन एल्टीट्यूड का, तीसरा इफेक्ट टेम्परेचर के ऊपर है। तो हर 1000 फीट की ऊंचाई पर जाते हुए 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल करता है। तो अगर एयरक्राफ्ट हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है और उसके आइसोलेटेड कैबिन्स नहीं हैं जो कि प्रेशराइज किए जा रहे हैं, तो पेशेंट को हाइपोथर्मिया का बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो अपने हीट लॉस को रिड्यूस करने के अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं, वार्मिंग ब्लैंकेट्स यूज़ करने हैं, कवर रखना है पेशेंट को, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड चौथा फैक्टर आ रहा है, द फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी। So whenever patient is traveling at a higher altitude, due to low atmospheric pressure, humidity also falls. Therefore dehydration बहुत जल्दी सेट इन करती है और आपकी स्किन और लंग्स एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर निकल जाता है। अब आप क्या करेंगे, एक तो आप इनपुट और आउटपुट मॉनिटर करेंगे, हाइपोवोलेमिया लाजमी पेशेंट को होगा, आप वार्म फ्लूइड्स देंगे, कवर्ड रखेंगे। सेकेंडली, आप ये ह्यूमिडिटी का लॉस मॉइस्चर का होने नहीं देंगे फ्रॉम द respiratory system, and thus you will use HMEF filter. इसके अलावा आइस की भी लुब्रिकेशन ज़रूरत है, वहाँ पे भी इसी तरह ड्राइंग आउट होगी, और माउथ की लिप्स वगैरह भी ड्राई आउट होंगे, अल्सर्स बन सकते हैं, म्यूकोसाइटिस हो सकता है, उनकी केयर भी इम्पॉर्टेंट है। अगेन ये चार जो चीज़ें हैं आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इफेक्ट्स हैं, यू हैव टू मेमोराइज दैम। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की जो फोर्सेस हैं वो इसमें भी इसी तरह ही एक्ट करती हैं जिस तरह एम्बुलेंस के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इवन तो आपका सिफेलोकॉर्डल जो एक्सेस है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन के एयरक्राफ्ट की एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन किस तरफ हो रही है, लेकिन सेम फोर्सेस अप्लाई। नॉइज़ और वाइब्रेशन का अगेन मसला है। नॉइज़ इस एयर ट्रैवल में और भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो लॉट ऑफ टाइम आप हेडफोन मीडिएटेड कम्युनिकेशंस जो हैं वो एडवोकेटेड हैं इन दिस सिचुएशन। और अगर पेशेंट डिलीरियम में, उसका डिलीरियम वर्सन हो जाएगा उस सारे नॉइज़ में। वाइब्रेशन एक इतना एम्बुलेंस में नहीं होती जितना एयर ट्रैवल के ऊपर होती है, और इससे सारे टीम मेंबर्स फटीग्ड हो जाएंगे। तो आपने अगर ऐसा ट्रैवल जो आपके टीम मेंबर्स हैं उनकी फटीग को कंसिडरेशन में रखना है, और आपने उसकी रिस्क ऑफ, आपने जो आवर्स हैं वो लिमिट कर देना। जैसे अगर आपके कुछ स्टाफ डेडिकेटेड हैं जिन्होंने एक दिन में 2 या 3 पेशेंट्स को एयर ट्रैवल करवाना होता है, तो आप उनके वर्किंग आवर्स को ज़रूर रखेंगे मद्देनज़र। वाइब्रेशन का जो तीसरा मसला है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इनफैक्ट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एक्चुअली, इट्स के जो आपका जो इक्विपमेंट है मॉनिटरिंग वो इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली आपके
नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कफ्स जो कि ऑसिलोमीट्रिक मेथड से ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं। देयरफॉर अगर पेशेंट की, और लाजमी आपको ब्लड प्रेशर क्लोजली मॉनिटर करना ही है मोस्ट क्रिटिकल पेशेंट्स का, इंट्रा आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्गली 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 कंसिडर करना है। एक और प्रॉब्लम लिमिटेड स्पेस का, एम्बुलेंस में तो यह ही है, हमने ऊपर बताया नहीं, बट एक लिमिटेड स्पेस कि पेशेंट को क्या अगर खुदा न खास्ता इंटुबेशन की ज़रूरत पड़ जाए। हेलीकॉप्टर्स में या एयरक्राफ्ट में स्पेस और भी लिमिटेड होती है। तो जस्ट इमेजिन कि जिस पेशेंट को थोड़ी सी भी इंटुबेशन की रिस्क है ना, या डिटेरियोरेशन का, आप उसको इंटुबेट करके ट्रांसफ़र करोगे। यू विल नॉट वेट for that catastrophe to actually befall on you. You will intubate prior to transferring the patient. Okay. Lastly, हम पढ़ रहे हैं differences and how to minimize the physiological effects of transfer of the critical ill. तो लैंड ट्रांसपोर्ट में पेशेंट्स को आपने पहले रिससिटेट करना है और स्टेबलाइज करना है बिफोर ट्रांसफरिंग, एंड एयर ट्रैवल में भी आपने सेम करना है। ठीक है, आपने वॉल्यूम एक्सपेंडेड रखना है पेशेंट को, आपने पेशेंट को अगर इंटुबेशन की ज़रूरत है तो इंटुबेट करना है, और कोई और प्रॉब्लम है ऐसी जिसकी आपने वेज़ोप्रेसर आइनोट्रोप चला के रखने हैं, सो ये चीज़ें पहले एड्रेस कर लेनी है। रिससिटेशन इज़ मस्ट बिफोर शिफ्टिंग द पेशेंट। और आगे मैं रिससिटेटिंग इक्विपमेंट का बता रहा हूँ कि वो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। यू नीड अ व्हीकल ऑब्वियसली, जो कि एम्बुलेंस या एयर ट्रैवल है, सॉरी एयरक्राफ्ट है या पायलट है। यू नीड वन सीनियर डॉक्टर एटलीस्ट एंड वन असिस्टेंट, जो कि आईसीयू नर्स हो सकती है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन हो सकता है। एंड यू नीड अ ड्राइवर और अ पायलट, और इसके अलावा और भी स्टाफ हो सकते हैं रेलिवेंट। इक्विपमेंट रॉबस्ट होना चाहिए, आपका जो इक्विपमेंट आपने साथ लेके जाना है ये वो है जो आपके पास होना चाहिए। लाइट वेट, पोर्टेबल और एडिक्वेट बैटरी होनी चाहिए उसकी। क्या क्या कुछ है, और ये अपने सारा बोलना है। लाइट वेट, पोर्टेबल एंड हैव एडिक्वेट बैटरी टाइम। तो जो वेंटिलेटर है दैट्स वन थिंग, तो आपको वेंटिलेटर जो कि आईपीपी भी अलाउ करे, पीप भी अलाउ करे। फिर आपके मॉनिटर्स हैं, आपके सारे कार्डिक मॉनिटर्स हैं, आपकी ऑक्सीजन है होनी चाहिए उस व्हीकल में, और वो सिलेंडर उसके जो होंगे वो एडिक्वेट हों। डिफिब्रिलेटर होना चाहिए, इन्फ्यूजन पंप्स होने चाहिए या डिवाइसेस होने चाहिए, सिरिंज पंप्स, आपके सारे एनेस्थेटिक ड्रग्स, सारे रिससिटेशन ड्रग्स, कोई भी डिस्पोजेबल्स हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, और आपके पास एक मोबाइल टेलीफोन होना चाहिए। वो जो मोबाइल स्ट्रेचर है अगर आईसीयू का, अगर आप उस पर शिफ्ट करें दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उस पर ईजी हो जाएगा आपकी पोजीशंस वगैरह, पेशेंट की चेंज वगैरह करना, और वो उससे आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करना, सीधा आप जब उस जगह लैंड किए ना, अपने पेशेंट को शिफ्ट करना था, वही मूव हो जाएगा सीधा। ठीक है, और ये अगेन याद रखना है कि जो ट्रांसफ़र होता है पेशेंट्स का, वो या तो एक आईसीयू से दूसरे आईसीयू हो सकता है, या फ्रॉम द साइट ऑफ इंजरी टू अ हॉस्पिटल। तो जो साइट ऑफ इंजरी है, जहाँ पे पेशेंट हुआ है या इलनेस जहाँ पे हुई है, वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जो मूव कर रहा है, ये प्राइमरी होता है ट्रांसफ़र ट्रांसपोर्ट। और जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट होती है एक आईसीयू से किसी और जगह के आईसीयू की तरफ करना। रीजंस क्या हो सकते हैं कि आपको अपग्रेड लेवल ऑफ केयर चाहिए, किसी कोई स्पेशलिस्ट सर्जरी है उस जगह पे जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हो, या डायलिसिस है, या कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे आपने करनी हो सकता है आपने फॉर एग्जांपल एंजियोग्राफी करनी हो। इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉमन रीज़न है कि लॉट ऑफ टाइम पेशेंट को स्ट्रोक्स होते हैं, तो डिजिटल सब्सट्रैक्शन जो वाली जो एंजियोग्राफी है वो बहुत बहुत सेटअप्स में नहीं है इधर। तो अपने वो करवाने के लिए क्रिटिकल इल को किसी और जगह पे शिफ्ट करना होता है, वहाँ वो करवा के वापस आ जाता है, या वहीं के किसी आईसीयू में रह जाता है। कोयलिंग वगैरह हो सकती है पेशेंट की करानी है, एंडोवास्कुलर, और वो स्पेशलाइज वो यहाँ से मूव करके एलजीएच के आईसीयू में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं शेख जायद में फॉर इंस्टेंस। फिर लोकल लैक ऑफ आईसीयू रिसोर्सेज, यानी बेड अवेलेबल नहीं है, ये एक ऐसी जगह जो पेशेंट के घर के करीब है आईसीयू। ये बाहर के मुल्कों में होता है रिपैट्रिएशन टू अ यूनिट क्लोजर टू पेशेंट होम, यहाँ पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ओके, सो गोइंग बैक, ये सारा रिससिटेशन, पेशेंट शुड बी रिससिटेटेड, और ये सारा इक्विपमेंट साथ होना चाहिए। लैंड ट्रांसपोर्ट में अपने 15 डिग्री से हेडअप रखना है, ताकि जो इनर्शियल फोर्सेस आईसीपी बढ़ाएंगे वो मिटिगेटेड हों। यही कुछ आपने एयर ट्रांसपोर्ट पे भी करना है। एयर ट्रांसपोर्ट पे एडिशनल कंसिडरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, न्यूमोथोरिक्स को पहले से ड्रेन कर देना है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन
करनी है, या फ्लाइंग हाइट को रिड्यूस कर देना है, या आपने प्रेशराइज कैमन यूज़ करना है। जो भी पेशेंट डिटेरियोरेट हो सकता है, इंडिकेशन बन रही है बॉर्डर लाइन पे, इंट्यूबेट करें पहले, क्योंकि वो उस दौरान आप नहीं कर सकते। एंडोट्रेकियल ट्यूब को सेलाइन से फिल करें, कफ को, टेम्परेचर एंड प्रेशर एरियाज़ को एडिक्वेटली पैक करना है। टेम्परेचर आपने ऑप्टिमल रखना है, हाइपर से भी बचाना है, लेकिन एयर ट्रैवल में स्पेशली हाइपोथर्मिया का मसला है। और लैंड ट्रांसपोर्ट में एम्बिएंट टेम्परेचर जो भी हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी, दोनों चीज़ों में टेम्परेचर और का कंसर्न और प्रेशर एरियाज को अच्छी तरह एडिक्वेटली पैड करना है। आर्टीरियल लाइन दोनों केसेस में, बट एयर में और भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वाइब्रेशन का इफेक्ट है ऑन द ऑसिलोमीटर नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर कफ। ठीक है, और आपने कंसीडरेशन देनी है गोया ये ट्रैवल सेफ भी है कि नहीं। आई रिमेंबर एक दफ़ा डॉक्टर महमूद ने पूछा था, यास्ट के एक पेशेंट को शिफ्ट करना है क्या क्या, तो शुरू में भी ऑल स्टार्टेड विद कॉन्सेंट कि हम कॉन्सेंट, तो मैंने हम कहा था कि सबसे पहले हम कंसिडरेशन तो लेंगे, गोया ये पेशेंट ट्रांसफरेबल है भी नहीं, और मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या, तो ही रियली लाइक डेट, तो दैट्स योर फर्स्ट वर्ड यूर गोना से व्हेन दे से कि आपने ट्रांसफ़र करना है डॉक्टर साहब, आप कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, तो आपने कहना है कि फर्स्ट वी विल गिव अ कंसिडरेशन, गोया ये सेफ भी है, और हमने मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या रखना है, फिर हम ये सब कुछ करेंगे। और उसमें सारी बात आती है, आप कॉन्सेंट लेते हैं, आप जिस जगह ट्रांसफ़र करना है वहाँ कम्युनिकेट करते हैं, और आप साथ उनके रिलेटिव्स के लिए भी अरेंजमेंट बनाते हैं कि वो कैसे ट्रैवल करेंगे, वो कुछ साथ भी जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं कि आपकी स्पेस ख़राब हो, लेकिन एक आध बंदा साथ जा सकता है, इट्स अलाउड। और आपने उनके अरेंजमेंट वहाँ पहुँचने तक कि भी वहाँ का जो डॉक्टर उस रेलेवेंट जगह का, उसको पूरा आपने पहले बता देना है। और ना सिर्फ आपने रेसिडेशन इक्विपमेंट और सब चीज़ें लेके जानी थी, आपने यू नीड टू टेक योर रेडियोग्राफ्स एनी इन्वेस्टिगेशन, सब कुछ साथ जाएगा। वो हॉस्पिटल इन्फॉर्म्ड है ताकि आप जब पहुँचो उसको टाइम पता हो, वहाँ जाके आपने प्रॉपर ओवर देना है, जब तक नहीं देना नहीं निकलना। आपने पूरा पेशेंट को, अगर रास्ते में अनस्टेबल हुआ है या ड्यूरिंग शिफ्टिंग, तो वहाँ जब तक आप उसको उस डॉक्टर के साथ जिसको आप ओवर दे रहे हो स्टेबलाइज नहीं कर दोगे, आप नहीं लीव करोगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और करने से पहले एक बंदा जाता है, आपका जो स्टाफ है या पोर्टर होता है, वो लिफ्ट को पहले स्टॉप करता है, फिर आप शिफ्ट कराते हो। और आपको सब इक्विपमेंट चाहिए, मैं बताना भूल गया, एम्ब्यू बैग भी साथ चाहिए होता है आपको, या आपकी जो ब्रीदिंग सर्किट्स हैं, ताकि वो क्योंकि एम्बुलेंस या उधर तो आईपीपीवी वाले वेंटिलेटर हैं एयर में, रास्ते के लिए क्या चाहिए, तो रास्ते के लिए आपको हो सकता है कि मैपल्सन डी या टीपीस या साथ सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग और सिलेंडर चाहिए। और एक बंदा पहले लिफ्ट स्टॉप करेगा, आपको इशारा करेगा, फिर आप पेशेंट को शिफ्ट कराओगे। दैट्स हाउ यू कैन डू इट। कंसेंट होगी पूरी, और फिर आप उनको लेके जाओगे। बाकी सारी आगे कंसिड्रेशन वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं। इट्स बेटर कि आप आईसीयू के ही अपने जो मोबाइल बेड्स होते हैं उन पे आप शिफ्ट कराओ, ताकि आपको पेशेंट को ना करना पड़े बार बार मूव। ओके, सो इंटूबेशन की बात हो गई। इंटूबेशन की बाद अगेन रेस्पिरेशन का रिस्क है, वी नो ये क्यों है, एक्सेलरेट डिसलेरेशन की फोर्स है, उसकी वजह से है। अगर एनजी ट्यूब भी आप इसी एस्पिरेशन के रिस्क को बचाने के लिए करेंगे, एंटीएमेटिक की देने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पेशेंट को इंटूबेशन की इंडिकेशन नहीं है। तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर एरियाज हो गए, ये लैंड ट्रांसपोर्ट को पढ़ रहा हूँ। और आखिरी लाइन ये है कि इवन इमरजेंसी ब्लू लाइट ट्रांसफ़र में, जो एम्बुलेंस आपने देखा होगा कि ट्रांसफ़र के वक्त सायरन बजाती हैं और सायरन करके फुल स्पीड में जा रही होती हैं, उसका रादर नुकसान हो सकता है। तो आपने स्टडी पेस पे चलाने की कोशिश करनी है, इवन इफ़ देयर इज़ डायर इमरजेंसी ऑफ शिफ्टिंग, क्योंकि ये पेशेंट और स्टाफ दोनों के लिए सेफ़ होगा कि वो एक्सेलरेशन और डिसलेरेशन फोर्सेस कम से कम अप्लाई होंगी। सो दैट्स ऑल।